स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्र टाइम्स पर। आज आपके बीच में पेट के विशेष सिलेबस को लेकर हम फिर से एक बार आए हैं। पिछले सेशन में हमने गांधी एवं उनसे संबंधित आंदोलनों को पढ़ा था। आप देखेंगे पेट के सिलेबस में डायरेक्ट इस टॉपिक का मेंशन किया गया है। दूसरा टॉपिक एक और वहां पे मेंशन किया गया है, वो है सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में अलग तरीके से एक रिव्यू बनाते हैं, हमारे दिमाग को वो कहीं न कहीं डाउटफुल कर देते हैं। किताबें भी इस तरीके से हैं कि हमें थोड़ा सा परेशान किए ही जाती हैं। तो आखिर आज़ाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस को किस बेहतर रणनीति और किस तरीके से पढ़ा जाए, कौन से संबंधित यहाँ से प्रश्न हैं, एक ही तरीके में एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। सभी लोग, जितने भी लोग हों आपके पेट की तैयारी के लिए, सबको आप ये वीडियो शेयर करें और जिससे वो भी समुचित अंक प्राप्त कर सके, क्योंकि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आपके यहाँ 5 नंबर की दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहली बात, सुभाष चंद्र बोस ये एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम कि बहुत ऐसा व्यक्तित्व जो भारत में लाखों नहीं करोड़ों का चहेता है, ऐसा व्यक्तित्व जिसके कहने मात्र से लाखों की भीड़ चली जाती हो, ऐसा व्यक्तित्व जिसके मृत्यु को लेकर आज भी संशय बना हुआ है। हम आज़ादी के 75 वर्ष भले ही मना रहे हों, आज तक हम ये नहीं जान पाए कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आखिर हुई तो कैसे हुई। तो आप ये सोच सकते हैं सुभाष चंद्र बोस कितना मतलब मिस्टीरियस टाइप का पर्सनालिटी ये अपने आप में डिलीवर करता है शब्द। तो इसी शब्द को हम भावनाओं को समाहित करते हुए विस्तृत रूप से आज जानने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस ओडिशा के कटक शहर में पैदा हुए। कटक एक बहुत प्रसिद्ध शहर रहा है पुराने जमाने से ही। 23 जनवरी 1897 को सुभाष बाबू पैदा हुए। इनके पिताजी वकील थे और ये कुल मिलाकर 9 भाई बहन थे। 5 भाई थे और 4 इनकी बहनें थीं। इनके सबसे प्रिय भाई जो थे उनका नाम था शरद चंद्र। याद रखिएगा, हम उन्हीं नाम का मेंशन करते हैं जो आपके लिए परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 23 जनवरी 1897 को पैदा हुआ यह व्यक्ति कलकत्ता से पढ़ाई करते हुए कैम्ब्रिज तक का सफ़र तय करता है। आप देखेंगे कलकत्ता से इन्होंने अपने शुरुआती दिनों की पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन पहुंच गए ICS इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए और अपने पहले ही प्रयास में 4थी रैंक इन्होंने प्राप्त की। बहुत बड़ी बात है, एक एलीट वर्ग के अधिकारी बन रहे, एक क्लास की जॉब है, परंतु उसी समय इन्हें ये लगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कहीं न कहीं इन्हें अब जाना चाहिए। ये हमेशा धर्म, जाति, इन सब समुदायों, इन सब शब्दों से परे राष्ट्र को रखते थे। राष्ट्र प्रथम की रणनीति के तहत ये काम करते थे और इसी को लागू कराते हुए 1921 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की। याद रखिएगा, कांग्रेस उन दिनों स्वतंत्रता संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा चेहरा था उस समय जो सभी क्रांतिकारियों, उदारवादियों एवं इस तरीके के सभी लोगों को प्रतिबिंबित भारत की शक्ल दिखाने में सक्षम थी। कांग्रेस ही वह मंच था जहां से आप अपने आंदोलन को शुरू कर सकते हैं। कांग्रेस में बेसिकली 2 लोग थे। 2 लोगों से प्रभावित होकर ही सुभाष बाबू ने इस आंदोलन को ज्वाइन किया। उसमें एक थे CR दास, चित्तरंजन दास, इनसे बहुत प्रभावित थे सुभाष चंद्र बोस जी, और दूसरे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से सभी लोग लगभग प्रभावित ही रहते थे। सुभाष जी कई बार ये अचंभित हो जाते थे, गांधी के पीछे इतनी भीड़ कैसे, इतने लोग गांधी के एक आह्वान मात्र से ही एकजुट कैसे हो जाते हैं। बहरहाल
इन दोनों व्यक्तित्वों में से माना जाता है जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने में सफल रहे सुभाष चंद्र बोस पर, वो थे CR दास। और इसीलिए CR दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनैतिक गुरु कहा जाता है। और यही प्रश्न पिछली बार SI में पूछा था। जो लोग दिए होंगे वो जान रहे होंगे, जो नहीं दिए होंगे आपको बताते चल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो राजनैतिक गुरु CR दास को कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस का। इनकी प्रेरणा से सुभाष बाबू भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ICS की परीक्षा कलेक्टर बने की छोड़ के चले आए, ठीक है ना। बना बनाया व्यक्तित्व चले आए स्वतंत्रता संग्राम में। क्यों? क्योंकि राष्ट्र प्रथम की रणनीति आपको हमेशा जीवन में त्यागनी चाहिए। आज के कलेक्टर हैं नंबर 1 के चोरकट, इतने कलेक्टर हैं 2011 से सरकार ने एथिक्स लागू कर दिया, सब एथिक्स पढ़कर लूट रहे हैं। इम्पैथी में समानुभूति, मतलब अगर कोई गरीब है तो DM साहब को गरीब बनकर सोचना है, उसको कौन सी योजना देनी है और किस तरीके से लागू कराना है। DM साहब आज तक ये रोकने में असफल रहे अपने जिले में कि हर कॉलोनी के पीछे प्रधान कैसे 20,000 खा रहा है, रोकने में सफल है। एक कलेक्टर बाबू हमारे हैं, इसीलिए सुभाष बाबू हैं। ये नौकरी छोड़कर देश की जन जागरूकता एवं जन आंदोलन से जुड़ने के लिए आ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, राजनैतिक गुरु CR दास, आप दिमाग में इस बात को रखिएगा। अब इन्होंने शुरू किया, अपने जीवन काल में 12 बार ये लगभग जेल गए, इसको याद रखिएगा। कुल मिलाकर 12 बार, आप सोच लिए कोई आदमी 12 बार देश के लिए जेल जा रहा है, और 1-2 दिन की जेल नहीं है, 6-6, 7-7 महीने, 2-2 साल तक जेल काटे हैं। मांडले जेल तक इनको भेजा गया है, यहाँ तक इन्होंने सफर किया, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने लगे, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और धीरे धीरे करके गांधी जी के करीबी बन गए। उन्हीं दिनों 1923 में जब 22 में गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो कांग्रेस में एक खालीपन आ जाता है। 2 धड़े में कांग्रेस बढ़ जाती है। एक तो ऐसा धड़ा जो ये सोचता है कि गांधी जी जब जेल से वापस आएंगे तो दोबारा आंदोलन को शुरू किया जाएगा। एक ऐसा धड़ा दूसरा बना जो ये सोचता है जब तक गांधी जी नहीं आते हैं तब तक धीरे धीरे आंदोलन को हम आगे चलाते रहते हैं। और उसी धड़े में थे सुभाष बाबू। बहुत ज़्यादा सक्रिय भी नहीं है, बहुत पीछे की पंक्ति में खड़े हुए आराम से बैठे हैं, सोच रहे हैं देश को कैसे आज़ाद करवाया जाए, ठीक है। ये सब बीता। 1924 के आसपास आप देखेंगे छूट कर चले जाते हैं गांधी जी स्वास्थ्य कारणों से। 23 में CR दास ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। समय बीतता गया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, यहीं से कहानी पलट जाती है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ और इसमें कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका सुभाष चंद्र बोस को मिला। किसको मिला मौका? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने अपना भाषण दिया और उसी समय इन्होंने ये व्यक्त किया ये राय कि हमें एक चीज मानते थे हमेशा, कहे कि हम गांधी के 2 आंदोलनों को बहुत अच्छा मानते। सुभाष बाबू कहते थे एक तो सत्याग्रह, कहे सत्याग्रह बहुत बढ़िया चीज है, सत्याग्रह आप करिए सत्याग्रह। और दूसरा कहते थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? 2 आंदोलन को बहुत तरजीह देते थे सुभाष चंद्र बोस और इन 2 आंदोलनों को बहुत ही ज्यादा महत्व से ये समझते थे, ठीक है। आगे बढ़ा मामला। आगे क्या हुआ? 1939 में 1939 में एक और अधिवेशन हुआ जिसे हम त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस अधिवेशन में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का आमना सामना हो रहा है। अब जैसे कोई सामान्य सा आदमी उसको गुरु से सामना हो रहा है, एक तरीके से आप देखेंगे महात्मा गांधी का सुभाष चंद्र बोस बहुत सम्मान किया करते थे। जैसे लालू यादव का सम्मान अखिलेश यादव कर रहे हैं ना, या यूं कि तो गलत एग्जाम्पल हो गया, या यूं कहें कि जैसे मुलायम सिंह का सम्मान
योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अनुभव बहुत ज़्यादा है सामने वाले व्यक्ति को, और एक नया व्यक्ति है जो नई चीज़ करना चाहता है। याद रखिएगा, इसको भ्रष्टाचार के संदर्भ में न देखें। यहाँ पे दो बहुत ही नितांत गुणी व्यक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन जैसे चिरकुटों के बारे में नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस 1939 में एक तरफ हैं, और गांधी जी ने एक अपना उम्मीदवार खड़ा किया, वो थे भैया पट्टाभी सीतारमैया। याद रखिएगा, दोनों नाम आपसे पूछ लेगा। इनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ये गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे, और सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध खड़े हो गए, भैया हम लड़ेंगे अलग से। अब हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब देख लीजिए, यही क्या है व्यक्तित्व। तमाम विरोध करो, विरोध। कुछ लोग होते हैं अपना काम नहीं करेंगे, दिन भर दूसरे की बुराई बतियाएंगे। उनका पूरा 24 घंटे में से 10 घंटे सोएंगे, उसको काट दीजिए, पूरा बाकी दूसरे की बुराई बतियाने में चला। करो बुराई, क्या करोगे। देखो सुभाष चंद्र बोस ने झंडा गाड़ा, जीत गए। अब गांधी जी भैया गुस्सा हो गए। गांधी जी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जीत मेरी हार है। लो भैया, अब सारे लोग दुखी हुए, कांग्रेस वाले। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में दुख का माहौल बन गया कि यार ये क्या कह रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा ठीक है, जाओ गांधी, आपके लिए हमने क्या किया, कांग्रेस की अध्यक्षी का पद सुपुर्द कर दिया, जाओ ले जाओ, ठीक है। कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जब गांधी जी और इनमें विवाद हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, इस्तीफा देकर चले जाते हैं। क्या कर दिए, रिजाइन कर दिए कांग्रेस से, ठीक है, इस्तीफा दे दिए। अब क्या हुआ भैया, इस्तीफा देके आए, और 1939 में इन्होंने अपना बना लिया फॉरवर्ड ब्लॉक। एक अपनी अलग व्यवस्था बना ली संघर्षों के लिए। कहे हम अब अपना अलग काम करेंगे, तुम लोग बहुत हो गए यार, यही सब करते हो। फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, ठीक है भैया। अंग्रेजों को पता चला कि इसने अब एक नई गतिविधि शुरू कर दी है। अंग्रेजों ने क्या किया, इनको नज़रबंद कर दिया कलकत्ता में। क्या कर दिया, कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया, ठीक। नज़रबंद का मतलब ये हुआ भैया कि जहाँ पर हैं आप वहीं पर आप रहेंगे, ठीक। आपको बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं है, पहरेदारी दी जाने लगी इनके घर पर, ठीक। फिर आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस वहाँ से जियाउद्दीन के नाम से, किस नाम से, जियाउद्दीन के नाम से भाग जाते हैं। मतलब पहले घर से भागते हैं, ये पहुंच जाते हैं कहाँ, पेशावर। पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में। पेशावर जाते हैं, और पेशावर के बाद ये अफगानिस्तान चले जाते हैं। नाम अपना क्या रख लेते हैं, जियाउद्दीन। जिन लोगों ने सुभाष मूवी देखी होगी वो जानते होंगे, उनको थोड़ा याद आ रहा होगा। सुभाष बाबू अपना नाम रख लेते हैं, और जिन्होंने चिकनी चमेली देखा होगा उनको नहीं याद आएगा, हैं। जो सलमान खान की पार्टी ऋतिक रोशन को देख रहे हैं उनको कुछ नहीं याद आएगा, बस वही देखे, ठीक है। पेशावर चले गए, पेशावर के बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सुभाष बाबू चले जाते हैं रूस। ये क्रम आप थोड़ा सा याद रखिएगा। रूस के बाद ये पहुंचते हैं जर्मनी। चूंकि सुभाष चंद्र बोस ये मानते थे कि अपनी स्वतंत्रता के लिए जो आप पर शासन कर रहा है उसके शत्रु का सहयोग प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और उसका सहयोग करना भी बहुत जरूरी है। दो चीज मानते थे, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में कौन था, हिटलर। हिटलर से मुलाकात हो रही है। सुभाष चंद्र बोस बड़ी मात्रा में सैनिक सुभाष बाबू का आगमन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, बढ़िया भावकाल, पूरी इज्जत। पूरे यूरोप में इन्होंने प्रचारित किया, भारतीय स्वतंत्रता के लिए मांग उठाई, और यहीं पर जर्मनी की जनता ने इन्हें नेताजी कहा। क्या कहा, नेताजी नाम से पुकारा। इसको याद रखिएगा। नेताजी किसने संबोधित किया, जर्मनी के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस ने उन लोगों से बात की, हिटलर से बात की कि किस तरीके से भारत की आज़ादी के लिए इनको काम करना है। हिटलर ने कहा चलिए ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। युद्ध की घोषणा हो गई 1939 में ही। आप देखेंगे युद्ध की घोषणा हो चुकी, द्वितीय विश्व युद्ध की। अब क्या हुआ, अब जापान भी किसके तरफ आ गया, जर्मनी की तरफ। जापान ने कहा कि हम भी जर्मनी के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों से लड़ाई करेंगे, ठीक है। अब सामान्य सी बात है, जर्मनी के पास कौन है, सुभाष बाबू हैं,
और जर्मनी के पास और कौन आ गया? जापान आ गया। तो सामान्य सी बात है, जापान अब किसके साथ हो गया? सुभाष चंद्र बोस के साथ। सुभाष चंद्र बोस जापान के नेताओं से मिलते हैं और मिलने के लिए ये जापान में 1943 में पहुंच जाते हैं। 1943 में जापान में पहुंचते हैं और जापान का जो सर्वोच्च नेता है वहाँ का, उस समय जो पीएम था उसका नाम था तोजो। तोजो ने इनका स्वागत किया। छोटे मोटे आदमी समझे हैं? कौन स्वागत कर रहा है? एक देश का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च नेता, सबसे ज्यादा शक्तिशाली नेता एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत कर रहा है जो न प्रधानमंत्री है, न राष्ट्रपति है, न किसी विधानसभा का सदस्य, कुछ नहीं, सिर्फ वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अगर विल पावर है, आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है, आप स्वागत किए जाएंगे। आपका स्वागत हो के रहेगा। अगर आप में टैलेंट है, आप में दम है ना, आप में अगर कुव्वत है तो आपका स्वागत दुनिया करेगी। सीखिए, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत जापान का प्रधानमंत्री तोजो कर रहा है। तोजो स्वागत करते हैं। इसके बाद बातचीत होती है। कई ऐसे लोग थे जो जापानी सेना से, कई ऐसे भारतीय सैनिक थे जो युद्ध के दौरान, चूंकि भारतीय सैनिक किसकी तरफ से लड़ रहे हैं आप थोड़ा सा समझिएगा। भारतीय जो सैनिक हैं वो किसके तरफ से लड़ रहे हैं? अंग्रेजों की तरफ से। किससे लड़ रहे हैं? जापान से। किससे लड़ रहे हैं भैया? जापान और अन्य देशों से। और जापान वालों ने क्या किया? कई इन लोगों को हरा दिया, कई जगहों पर, कई जगहों क्या कर दिया? हरा दिया। और जब हार गए तो उनको बंदी बना के लेके चले गए। और जब भैया यहाँ लेके चले आए जापान, तो उनकी मुलाकात किससे हुई? सुभाष चंद्र बोस से हुई। तो सुभाष चंद्र बोस से जब मुलाकात होती है, सुभाष चंद्र बोस उन्हें लड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं कि हम आपस में मिलकर लड़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी इतनी कहानी याद रखिए। जापान में सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जा रहा है। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। एक कहानी इसी के साथ है, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। चलिए इसी के पैरेलल ही हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक नाम और इसी में आता है, रास बिहारी बोस। एक नाम और है। ठीक, ये ऐसा नाम है जो जापान में पहले से मौजूद है। ये भारत के बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जापान चले गए थे। ठीक, और जापान में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग। अब ध्यान दीजिएगा, इसका नाम अंग्रेजी हिंदी कुछ किस भी तरीके से वो पूछ सकता है। ठीक, एक पार्टी 1942 में इन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, 1942 में इसको बना लिया और इसी की एक सैनिक इकाई भी बनाई। क्या बनाई? एक सैन्य टुकड़ी बनाई। जैसे एक पार्टी बना लिया और एक पार्टी में यह कहा गया कि इसकी एक सैनिक टुकड़ी अलग से होगी, और उस सैनिक टुकड़ी का जो प्रभार दिया गया वो दिया गया कैप्टन मोहन सिंह को। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और लगभग किताबों ने मैंने देखा है उल्टा पुल्टा लिखा है। उनको क्या करना, उनको किताब बेचना है, दिमाग वह नहीं लगाते, जरा पता नहीं क्या कर देते हैं यार। कैप्टन मोहन सिंह। ठीक, अब सीधे सीधे लिख देते हैं आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन। ऐसे थोड़ी है। एक सैन्य टुकड़ी स्वरूप बनाई गई जिसकी अध्यक्षता कह दी है कि आप देखभाल करेंगे। कौन देखभाल करेंगे? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह देखभाल कर रहे हैं। बाद में क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस को 1943 में IIL ने न्योता दिया कि आप जापान में आइए और नेतृत्व कीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं? और बाद में इसी सैन्य टुकड़ी का नाम आजाद हिंद फौज कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? आजाद हिंद फौज। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद IIL ने एक सम्मेलन बुलाया बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। बैंकॉक में एक सम्मेलन बुलाया और इसमें जापान से लेकर बर्मा तक सभी भारतीय नेताओं को निमंत्रण भेजा गया कि आप लोग आइए और भारत की स्वतंत्रता से संबंधित विषयों पर हम क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। ठीक है, सारे लोग आए, सुभाष बाबू को बुलाया गया। ठीक है, वो भी आते हैं, शामिल हो जाते हैं इसमें। ठीक है,
कहा गया, आप देखेंगे थोड़े से दिन बाद जस्ट 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप दी जाती है रास बिहारी बोस द्वारा। रास बिहारी बोस कहते हैं पूरा आपको संभालना। अब ये क्या हो गया, IIL का कोई मतलब नहीं, अब हावी कौन हो रहा है इस पे, आज़ाद हिंद फौज, पूरे पे आज़ाद हिंद फौज का नाम हो गया। और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जो दिया गया वो दे दिया गया सुभाष चंद्र बोस को। और रास बिहारी बोस ने कहा अब मैं सिर्फ परामर्शदाता हूं, जैसे अखिलेश यादव अध्यक्ष हो गए, मुलायम सिंह अब से संरक्षक है। हालांकि अखिलेश यादव ने जबरदस्ती किया, यहां पर रास बिहारी बोस स्वयं कह रहे हैं। ठीक है, रास बिहारी बोस ने क्या कहा कि आप आइए, आप अध्यक्षता कीजिए, हम क्या हैं, परामर्शदाता के रूप में रहेंगे। ठीक है भैया, इतना मामला हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, आगे आप थोड़ा सा समझिएगा। अब फिर नेतृत्व किसके अंतर्गत आ गया, सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत आ गया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा भैया, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जब अध्यक्षता की, रास बिहारी बोस के इस कार्यकाल के बाद एक महत्वपूर्ण तारीख निकल कर आई, 21 अक्टूबर 1943। इस दिन सिंगापुर में तत्कालिक रूप से सुभाष चंद्र बोस थे और सिंगापुर में इन्होंने भारत की एक अंतरिम सरकार की स्थापना की। कैसी सरकार भैया, अंतरिम सरकार, इसको याद रखिएगा, अंतरिम सरकार की स्थापना की। इन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए हम यहां से संघर्ष करेंगे। ठीक है, संघर्ष की बात है, आइए संघर्ष करिए। आगे क्या हुआ, इस अंतरिम सरकार के सर्वोच्च जो नेता थे वो स्वयं सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक, एक चीज ये हो गई। दूसरी बात, इसके सेनापति भी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। क्या थे भैया, सेनापति। और सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं, ठीक, इस सरकार को जो सिंगापुर में बनाई गई 9 देशों ने मान्यता दी। बहुत बड़ी बात है, कितने देश मान्यता दे रहे, 9 देश ना। उसमें आप प्रमुखता देखेंगे तो चीन है आपका शामिल है, रूस है शामिल है, जर्मनी है, सब बड़े बड़े देश में लिख दे रहा हूँ। इटली भी है, छोड़ो इटली, बर्मा भी था, उसका कोई मतलब नहीं है। माचतो करके एक छोटा सा देश था, आयरलैंड भी था, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये लोग शामिल थे, 9 देशों ने कुल मिला के मान्यता दी। आपको इतना 9 देशों ने मान्यता दी। ठीक है, सरकार चलने लगी। अब हुआ क्या, 1944 में आप देखेंगे जापानी सेना ने भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप को इधर बढ़ गई आगे और इसको जीत लिया। और जीत कर क्या किया, सुभाष चंद्र बोस को समर्पित कर दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने, महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अंडमान द्वीप को स्वराज नाम दिया एवं निकोबार द्वीप को स्वदेश नाम दिया। नाम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अंडमान द्वीप को स्वराज नाम दे रहे हैं और निकोबार द्वीप को स्वदेश नाम दे रहे हैं। अब भारत आजाद हुआ तो इसका नाम बदला नहीं गया। इतने क्या बताएं यार, बताइए, आजादी के 75 साल हो गए, मोदी जी आके बदल रहे हैं। ये लोग पता नहीं किए कि ये सिर्फ स्टेडियम बनवाए अपने पूर्वजों के मरने के नाम पे, आराम से काम किए जो भी किए, लेकिन ये लोग ऐसे मुद्दों पर ध्यान ही नहीं दिए, पता नहीं क्यों, क्या बात थी। अब मोदी जी आके सब सही कर रहे हैं। अब सुभाष द्वीप एक और बनवा दिए ना, तो ऐसे काम किया जाता है। और उन्होंने 21 अक्टूबर को झंडा भी फहराया, इसलिए मोदी मोदी हैं, विरोध करेंगे मोदी का, तमीज नहीं एक को पैसा की सब लोगों को है। एक अखिलेश यादव हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं वैक्सीन ये नहीं लगवाएंगे, बीजेपी वैक्सीन बताइए, ऐसे लोग हैं। चलो ठीक है, सारे लोग ऐसे हैं। आप देखेंगे बिहार में बीजेपी के नेता एम्बुलेंस लिए बैठे हैं, अपने घर में रखे हैं, लोग मर रहे हैं बाहर कोरोना से। योगी बाबा हैं, गुंडों की तरह बात करते हैं, वैकेंसी नहीं निकाल रहे, आदमी क्या पढ़े तो क्या पढ़े। सब में आप देख रहे हैं कोई आपके लिए काम कर रहा नहीं। सुभाष बाबू देखो, देश के लिए एकदम जान लगा दिए हैं। इन्होंने सिंगापुर में कहा था, सिंगापुर में 21 अक्टूबर को जिस समय सम्मेलन किया जा रहा है, 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने सिंगापुर में कहा दिल्ली चलो। कहाँ चलो, दिल्ली चलो। और एक यहीं से नारा दिया जो विश्व प्रसिद्ध नारा बना बाद में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन्होंने शपथ ली कि मैं अपने अंतिम सांस तक भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करता रहूंगा।
ऐसे आदमी होना चाहिए, इन चिरकुटों की तरह थोड़ी आज के नेताओं की। चलो ठीक है, इतना काम हुआ भैया, द्वीप समर्पित कर दिए। फिर जापानी सेना आगे बढ़ती है भारतीय सैनिकों की मदद से। भारतीय सैनिकों की मदद से जब आगे बढ़ती है तो असम के आसपास तक ये लोग आ जाते हैं। लेकिन उसी दौरान ये हुआ कि जर्मनी भी हार गया और जापान भी हार गया। ठीक, अब हुआ क्या, अब सुभाष चंद्र बोस के पास कोई मामला नहीं था। इसी दौरान आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस रेडियो से भारतीय सैनिकों को, भारतीयों को, ऐसे लोग जो भारत की स्वतंत्रता में योगदान देना चाहते थे उन्हें संबोधित करते थे। तो टोक्यो रेडियो से, आप ध्यान दीजिएगा, टोक्यो रेडियो से 1944 में, कब, 1944 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। कई लोग पूछते हैं कि सुभाष चंद्र, कई बार ये प्रश्न पूछा था, किसने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, राष्ट्रपिता हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि सेनाएं हार जा रही हैं, बहुत बुरी तरीके से सुभाष चंद्र बोस घिरे हुए। वैचारिक मतैक्य नहीं था। सुभाष चंद्र बोस लड़ाई के बाद, बताइए 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के संकट के बाद कांग्रेस छोड़ दे रहे हैं, फिर भी ये कहते हैं, जब वहां जाते हैं तो वहां कहते हैं हम शुरू में लड़ेंगे ना, और लड़ने, या तो कहते हैं कि अंग्रेजों को या तो आप टाइम दीजिए कि एक निश्चित समय में भारत को आज़ाद करेंगे, नहीं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन चला देंगे। ठीक है ना, तो हमेशा राष्ट्रपिता की कुछ बातों को मानते थे। इसके पहले याद रखिएगा, जब ये जर्मनी गए थे तो वहाँ पर भी ये रेडियो संचालित करते थे, याद रखिएगा, उसका नाम था बर्लिन रेडियो। इसको याद रखिएगा, ये सब दो जगह से रेडियो, बड़ी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, दो जगह से इन्होंने रेडियो को संबोधित किया था। तो बर्लिन रेडियो, दूसरा टोक्यो रेडियो। जर्मनी में, पूरे यूरोप में आप देखेंगे बर्लिन रेडियो के माध्यम से भारतीयों को इन्होंने प्रेरित किया और यूरोपियों की मदद ली। क्यों यूरोपियों की मदद ली? क्योंकि यूरोपी आपको फंडिंग दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, सेना दे सकते हैं। भारत में क्या लठाई थे, लाठी लेके युद्ध नहीं जीता जाता ना, इसलिए विदेश निकले। और इतनी समग्र रणनीति के बाद भी, जापान और जर्मनी के हारने के बाद, सुभाष चंद्र बोस बुरी तरह से फंस जाते हैं। और इसी दौरान मलाया से जापान के लिए जाते समय 18 अगस्त 1945 को, 18 अगस्त 1945 को ताइवान के पास जिस जहाज से जा रहे थे उसमें आग लग जाती है और कहा जाता है कि उसी जहाज में इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। सरकार ने ऐसा लिखित रूप से दिया, भारत सरकार ने, ठीक है। परंतु उस जहाज में सुभाष चंद्र बोस की लाश नहीं मिली, इसका मतलब यह है कि उसमें नहीं मरे, ठीक। इसीलिए कई बार आप देखें, मुकुल न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में जो है एक समिति बनाई गई कि इनकी मौत की जांच की जाए। ये जांच का विषय है, आज भी जांच का ही विषय है। हालांकि देखेंगे अब तो कहीं न कहीं ये तो मानना ही पड़ेगा कि सुभाष चंद्र बोस नहीं है, इतना लंबा समय हो चुका, परंतु आज आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु आज भी हमारे लिए रहस्यमय ही है। ये हमारे लिए दुख है। और ऐसे राष्ट्रभक्तों एवं नितांत राष्ट्र नायकों पर जो आज के दौर में अपने आप को बताते हैं, मैं कुछ उस पर शब्द नहीं कहना चाहूँगा। आज़ादी के बाद देखेंगे 75 साल हो गए हैं और ऐसा न कर पाना हमारे लिए कहीं न कहीं हार का विषय है। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से, बाकी चीज़ें हमारी चीज़ें जस की तस बनी हुई हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक ये पेट के लिए महत्वपूर्ण है और आज़ाद हिंद फौज दोनों हमने समेकित रूप से समाहित किया। थोड़ी सी चर्चा आगे करते। इसी दौरान एक दो घटना और हो रही, जैसे एक घटना ये हो रही है कि सुभाष जी जब संघर्ष कर रहे थे उसी दिनों आप देखेंगे एक घटना हो रही है, लाल किले की घटना। पूछता आपसे एग्जाम में, लाल किला घटना, सुभाष चंद्र बोस संघर्ष कर रहे थे, उसी दौरान अन्य भी सैनिक संघर्ष ही कर रहे थे, सारे लोग इनके साथ रहते थे, बहुत जोश खरोश से ये लोग काम करते थे। तो लाल किला घटना आप देखेंगे नवंबर, अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु के बाद नवंबर 1945 में ये घटना होती। ये घटना है क्या? इस घटना में आरोप लगाया जाता है कि आज़ाद हिंद फौज के 3 सदस्य शाहनवाज खान, प्रेम सहगल एवं गुरुदयाल सिंह
ढिल्लो। 3 लोगों को इसमें हुआ क्या, मुकदमा चलाया गया कि ये अराजकता फैलाए और ये अंग्रेजी सरकार से लड़े। ठीक, और इन तीनों को लाल किले में पेश किया गया और अदालत ने इन्हें फांसी की सजा दी, मृत्युदंड। ठीक, क्या कहा कि इन लोगों को मृत्युदंड दिया जाए, फांसी दे दी जाए। ठीक है, याद रखिएगा लाल किला घटना के समय गवर्नर जनरल हैं बेबल। ठीक है, लॉर्ड बेबल इस समय गवर्नर जनरल हैं। ठीक, बहुत पूरे देश में क्या है, दुख की लहर फैल जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं देशवासी और नारे लगने लगते हैं, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। समझ रहे हैं, नारे लगने लगते हैं। तो कांग्रेस इतनी दबाव में आ जाती है, एक कमेटी बनाती है, उसका नाम था आज़ाद हिंद बचाव समिति, आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति। ये पूछता है आपसे, इसको याद रखिएगा, इसीलिए अलग से बता रहे हैं। ठीक, बचाव समिति बनाते हैं और इसकी अध्यक्षता भूला भाई देसाई को सौंपी जाती है। भूला भाई देसाई को इसकी अध्यक्षता सौंप देते हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा अध्यक्षता कौन कर रहा है, एक समिति बनाई गई, उसमें भूला भाई देसाई को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई और इस समिति में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। इसको याद रखिएगा, कई अन्य लोग भी शामिल थे, अरुणा असफ अली, कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू एवं जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के अन्य सदस्य थे और भूला भाई ने इसकी अध्यक्षता की थी। बचाव हुआ, बाद में लोगों के अत्यधिक दबाव के कारण बेबल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इनको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, सजा से मुक्त कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव था। आप देखेंगे 45 में आज़ाद होने वाला है तो दबाव भी, क्योंकि अब सारे लोग जान गए थे अंग्रेज जाने वाले, इसलिए अंग्रेजों को भगाने के हर मुद्दे पे बात की जाती है। ठीक है, जब आप ये मान लेंगे कि आप हारने वाले हैं तो आपको लोग हराने पर तुल जाएंगे, इसको याद रखिएगा, और आप हार भी जाएंगे। लेकिन जब तक आप स्वयं पे जीतने पे तुले हुए हैं, आपको कोई हराने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज आपका जो भी ये एक सेगमेंट हमने कंप्लीट किया, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादातर लोगों को शेयर करें, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।